हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज का जो वीडियो है वो अपने राजस्थान जेईई के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में अपन राजस्थान जेईई की जो सीरीज चल रही है उसमें अपने जो 3 वीडियो है उनके बाद में अपन अब एक एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान जीके प्लस टेक्निकल। मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी कि एक वीडियो टेक्निकल का आएगा, एक राजस्थान जीके का आएगा। ठीक है, मैंने जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि मैंने सारे जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनका एनालिसिस, पुराने जो पेपर जितने भी है उनका एनालिसिस, किसका कितना वेटेज है, नेगेटिव मार्किंग, नोट्स किस तरीके से तुमको बनानी है, कौन सी बुक पढ़नी है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सारी चीज़ें ना 3 वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अभी उनको नहीं बता सकते क्योंकि जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना फिर उनका टाइम खराब होएगा। ठीक है, और वो इरिटेट होंगे कि यार बार बार रिपीट करा। थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है तो लोगों को लगेगा यार कुछ बताया नहीं, सीधा सीधा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, इसलिए बस बता रहा हूँ। देखो, जब मैंने पहले आपको बताया था कि अपन जब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जैसे राजस्थान जीके तो अपन पूरे सिलेबस का एनालिसिस एक साथ नहीं करेंगे। अपन जैसे ज्योग्राफी का अलग करेंगे, हिस्ट्री का अलग करेंगे और जो आर्ट एंड कल्चर वाला उसका अलग करेंगे। देखो ऐसा क्यों बोला मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको अटकाए रखना चाहता हूँ, एक लॉजिक है इसके पीछे, वो तुमको समझना ज़रूरी है। देखो, अगर मैं पूरे सिलेबस का एनालिसिस कर दूँ 1 घंटे के वीडियो में, मैं तो कर दूँगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या तुमको वो जैसे 3 महीने में राजस्थान जीके कंप्लीट होने वाला आपका, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर डेली के एक वीडियो आता है अभी और 1 महीने बाद में 2-2 3-3 वीडियो आएंगे आपके, क्योंकि अभी मैं क्या ना फ्री नहीं रहता, रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ओनली। तो देखो ये है, अब तुमको मैं पूरा एनालिसिस एक बार में करके बता दूँ। यहाँ जो एनालिसिस किया मैंने 3 महीने बाद तक तुमको याद रहेगा क्या? इससे तो बेटर है कि मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँ और जिस जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका एनालिसिस उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कर दूँ। जैसे अभी ज्योग्राफी का करेंगे अपन, ज्योग्राफी का खुद के 16 टॉपिक है, अब इनका देखो कितना टाइम लगेगा और फिर मैं सारा करूँगा तो याद भी नहीं रहेगा और टाइम भी वेस्ट होगा, फिर तुम दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। उससे तो बेटर है कि तुम इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो और वही मैं कर रहा हूँ। अब देखो, आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा 20 से लेके 23 के बीच क्वेश्चन इसके आते हैं और सबसे इजी भी यही है। ठीक है, और वेटेज भी सबसे ज़्यादा इसी का है, इसलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। का दूसरा लॉजिक ये है कि अगर तुमको ये पता नहीं है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, किधर पाकिस्तान है, किधर गुजरात है, किधर हरियाणा है, एमपी, तो मैं तुमको फिर बोलूँगा कि यार हिस्ट्री स्टार्ट कर दी कि वो राजा उधर हरियाणा से आया था और उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया था। तुमको डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पता, क्या क्या पता चलेगा, तुम कैसे रिलेट करोगे उन चीज़ों को, याद नहीं रहेगी। इसलिए अपने को हर तरीके से ना ज्योग्राफी स्टार्ट करना मेरे हिसाब से तो सबसे सही लग रहा है। जब 1 महीने बाद में तुम ज्योग्राफी में थोड़ी पकड़ बना लोगे ना, उसके बाद में डेली के 2 या 3 वीडियो लाऊंगा। ऐसा नहीं कि अभी रात को मैं लेट तक करूँगा रिकॉर्डिंग, ठीक, किसी और को रख लूँगा 1-2 को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी हिस्ट्री स्टार्ट करने का मतलब क्या है, कल्चर स्टार्ट करने का मतलब क्या है, तुमको तो अभी पता ही नहीं है राजस्थान है क्या चीज़, जो बाहर के स्टूडेंट है उनको। ठीक है, तो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सिलेबस सिर्फ ज्योग्राफी का हो रहा है, तुम ये मत देखना कि इतना ही है। मैंने तुमको बोला था तुम पीडीएफ ले आना, मैं मान के चला हूँ तुम ले आए, नहीं लाए तो दोबारा वीडियो देखना जब ले आओ। देखो, ज्योग्राफी में आपके सिलेबस में 16 टॉपिक लिखे हुए हैं। जब आप बुक उठाओगे तो ज्योग्राफी में लगभग इतने टॉपिक है। हो सकता है इनको डिवाइड कर दे 2-3 के अंदर और वो 20 कर दे, जैसे आप मैंने बताई थी बुक धरोहर, लक्ष्य, पेनोरमा और सबके बारे में बताया था। तो अगर वो बुक उठाते हो आप तो लगभग तो जो नाम लिखा है ना उसके सबके अलग अलग चैप्टर है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी कई ऐसे हैं जिनको वो डिवाइड कर देते हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी है। ठीक है, वो क्या नहीं है, किसको डिवाइड किया, वो भी बात करते हैं अपन, ताकि आप यहाँ से सीधे बुक में जाओ ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यार ये कितना बुक में से पढ़ना है, वो सारी बताता हूँ। देखो, पहला जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है वो है स्थिति एंड विस्तार। इसका क्या मतलब है? स्थिति का मतलब है कि राजस्थान इंडिया के रेफरेंस में कहाँ पे है। ठीक है, राजस्थान इंडिया के रेफरेंस में, बाकी तो डिटेल में बताऊंगा, उत्तर पश्चिम दिशा में है। तुम इंडिया का मैप देखोगे और उसके बाद राजस्थान के देखोगे ना, तुमको लगेगा यार पश्चिम में है। अगर तुमने ये चीज़ पढ़ी ना उत्तर पश्चिम में है, ये चीज़ पढ़ी नहीं ना तो तुम्हारे पास नेगेटिव तो है नहीं, तो कोई तो आंसर दोगे। अब तुम लगाओगे लॉजिक वहाँ पे, ठीक है, लॉजिक लगाओगे तो क्या तुमको एक आइडिया सा लगेगा पश्चिम में है। लेकिन अगर तुम पश्चिम में जाते हो ना तो इधर तुम्हारे पास गुजरात भी आ जाता है और एमपी भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें तो तब क्लियर होगी जब मैं बताऊंगा। इसलिए आपको इस स्थिति के बारे में, अब तुम इतने से नाम के ऊपर ना तुमको बहुत गणित पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो स्थिति में तुमको पता चल गया ना क्या आएगा। अब चलो इतना ही नहीं आएगा, अब वो पूछेगा इसकी स्थिति मैंने इंडिया के रेफरेंस में बताई, अब तुमको पूछेगा पाकिस्तान के रेफरेंस में किधर है। ठीक है, तो
तुमको पूछ सकता है हरियाणा के रेफरेंस में किधर है, तुमको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, किसी के बारे में पूछ सकता है। मान लो हरियाणा उधर है तो हरियाणा से तुम देखोगे, अगर मान लो तुम हरियाणा पे यहाँ पे तुम बनाते हो, ठीक है, ये नॉर्थ है तुम्हारा, एरो नॉर्थ की तरफ होता है ना, पता है तुम सिविल इंजीनियर हो, तो इसको देखो ये कहाँ है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है, ये तुम्हारा पूर्व, ये तुम्हारा पश्चिम, देखो ये है दक्षिण पश्चिम में। मतलब तुमको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि तुमको क्या पढ़ना है इसके अंदर, ताकि जो अदर स्टेट के बच्चे ना उनको यार किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि यार राजस्थान जीके में क्या होता है। तुमको आधी पिक्चर तो क्लियर हो जाएगी, फिर तुम आराम से डिसाइड कर सकते हो कि यार मेरे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आ रखे, तुमको पता है यूपी में भी आ रखा है अभी एई का, तो तुम देख सकते हो अपना कि यार क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत वाइड है। तो जो मेहनत कर सकता है वो कर सकता है, इसको कोई बड़ी बात भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो स्थिति के बारे में क्या पढ़ने वाले अपन, थोड़ा सा क्लियर हुआ। विस्तार, विस्तार का मतलब क्या होता है, कितने एरिया में है, फिर पाकिस्तान के साथ कितना विस्तार है, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज की कितनी है। जैसे बताता हूँ तुमको, आंकड़े आएंगे जिसमें इसमें बोलेगा 1070 किलोमीटर है और एक बोलेगा 1032 किलोमीटर है। अब यार ये अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से इन्होंने आंकड़े दिए, तुमको अलग अलग के याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। तो इस तरीके से पूछेगा कि इसका विस्तार पाकिस्तान में की तरफ कितना है, गुजरात की तरफ कितना है, एमपी कितना है, हरियाणा कितना है, उत्तर प्रदेश, सारी चीज़ें पूछेगा। इतने में काम नहीं चलाएगा, ठीक है। वो तुमको ये भी पूछेगा कि गुजरात की के साथ कितनी बाउंड्री बनती है, कितने लेंथ में, तो ऐसे अलग अलग स्टेट की पूछेगा। और उसके बाद में ये भी पूछेगा कि गुजरात के कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ टच हो रहे हैं, ठीक है। इससे और एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। और तुमको ये भी पूछेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का गुजरात में इसमें टच नहीं हो रहा। मतलब तुमको इतना ही याद नहीं करना है कि ये टच हो रहे ये नहीं हो रहे, मतलब अब ये याद कैसे होगा यार, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, इतने सारे स्टेट, एक एक लाइन की ऐसे ट्रिक होएगी। और उस ट्रिक में मैप पे क्या होता है, कैप पे क्या होता है, ऐसे मतलब एक लाइन तुमको लिखाएंगे ट्रिक की, और उसमें जो है रिलेट कर देंगे सारी चीज़ें लॉजिक के साथ में। तो तुमको क्या है ना, 5-7 लाइनें रटोगे और 4-5 बार उसको जो लॉजिक है उसको देखोगे तो तुमको याद होने लग जाएगी। स्टार्टिंग में तुमको बहुत अजीब सी चीज़ लगेगी, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो पता है क्या बोल रहा हूँ मैं, पर जिनको अगर नहीं पता कि यार क्या बोल रहा है तो तुम थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि जो चीज़ 3-4 लेक्चर में चलने वाली है वो इतनी जल्दी एक में तो समझ में नहीं आएगी। तो मैं विस्तार समझाना चाह रहा हूँ कि विस्तार का मतलब इन लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है। तो तुमको 3 लेवल के क्वेश्चन बता दिए। अगर तुम डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो एनालिसिस के बाद बुक से, तो तुम पढ़ सकते हो स्टेट कितने लगते हैं और कंट्री कौन सा लग रहा है, किसकी कितनी बाउंड्री है, किसके कितने डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लेना, कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और एक कौन सा सबसे ऊपर है, कौन सा साइड में है, नीचे, ये सब। और इसके ये भी पूछेगा, जैसे मान लो ये तो इसकी बात हो गई, उसके बाद में इसमें एक और जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं ना, कि इसका लास्ट गांव कौन सा है, ऊपर कौन सा लास्ट गांव है, उधर कौन सा है, इधर कौन सा है। उसके बाद यहीं पे काम नहीं चलाता, लोकेशन भी पूछता है कि इसकी इधर से लोकेशन कितनी है, ठीक है। कि जैसे वो डिग्री मिनट सेकंड में तुम पढ़ते हो ना, लेटीट्यूड वगैरह वो सारी चीज़ें, तो वैसे पूछता है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस कितना है बता देंगे तुमको, एक मोटा मोटा आइडिया मेरे को लग रहा है कि इसके बारे में तुमको अब लग गया होगा कि तुम क्या पढ़ने वाले हो तुम, ठीक है। अब बात आती है कि यार इसमें, ठीक है मैंने ये बता दिया पढ़ना क्या है, पर क्वेश्चन तो आते हैं क्या। देखो इसमें आए कितने क्वेश्चन, 20 से 23, मैं निकाल लेता हूँ 21, ठीक है, मोटे मोटे 21 में से कितना वेटेज किसका हो सकता है, एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ तुमको। यहाँ ऐसे नहीं है कि यार एक टॉपिक में से सारे उठा के दे देंगे, लगभग हर टॉपिक में से क्वेश्चन आता है, पर अगर कोई छूट जाता है तो एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे किसी और में हो सकता है। स्थिति और विस्तार में तुम्हारे लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन आए थे उनमें बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, जैसे राजस्थान की आकृति कैसी है, और राजस्थान का अक्षांश में तो या देशांतर में कितना विस्तार है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो एक क्वेश्चन स्थिति से आया था, एक क्वेश्चन विस्तार से आया था। मैं 1-2 पेपर, अब सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि पेपर कितने सारे हुए थे, 4 पेपर थे, 2 TSP, 2 नॉन TSP, डिग्री डिप्लोमा। लेकिन एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे लगभग 1 या 2 बनते हैं, मेरे हिसाब से 2 आ सकते हैं, 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सारा गेम तो इसी में छुपा हुआ है। ये आएगा जब भी ये सब आएगा। तो लास्ट के पुराने पेपर देखोगे तो सब में 2 से ऊपर ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है ना,
कभी कभार जैसे वो डिपार्टमेंट WRD था, अब डिपार्टमेंट बहुत सारे क्लब कर दिए, तो वो हो सकता है इसको कम करके इन परिवहन में से PWD की वजह से देना चालू कर दे, WRD सिंचाई वाला रखे, थोड़ा वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एक तो 100% आएगा, 2 भी यहाँ से आ सकते हैं। चलो ये बात होगी। अब देखो मुख्य भौतिक विभाग, दूसरा टॉपिक है तुम्हारा मुख्य भौतिक विभाग। ये क्या चीज़ है यार, हिंदी में कुछ अजीब से नहीं लग रहा? मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। ये होते हैं 4, तुमको सिलेबस में दिख रहा होगा, ठीक है। 4 क्या होते हैं? इधर राजस्थान में देखो मरुस्थल, जिसकी वजह से ये जाना जाता है, ठीक है, इधर पूरा। इधर तुम्हारे पास में मैदान, मतलब लगभग फ्लैट एरिया। इस बीच में से देखो ये तुमको इधर से निकलेगी अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इसके इधर तुम आ जाओगे तो तुम्हारे पास आएंगे पठारी प्रदेश। 4 प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया है। अब पठार और पर्वत, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये तो अपन डिटेल में बात करेंगे आगे, पर इतना जान रखो कि मरुस्थल, मैदान, पठार और ये तुम्हारा पहाड़ इधर आ गए अरावली पर्वतमाला। तो ये 4 चीज़ें तुम्हारे उसमें लिखी हुई है। इस पूरे के अंदर सबसे बड़ा है ये, क्योंकि इसमें तुमको पूरी डिटेल में पूरी स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी, हर चीज़ के बारे में। पठार में जो आते हैं उनमें सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, आगे उसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा है ये, और इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, 2 तो कम से कम आएंगे भाई। जिसमें से एक तो सीधा अरावली पे पूछेगा, अरावली की तुमको चोटियाँ रटनी पड़ेगी, ट्रिक बताऊँगा, उनकी कितनी हाइट है वो भी रटनी पड़ेगी। और लास्ट ईयर अरावली के ऊपर क्वेश्चन आए थे, जब तुम्हारा 2016 वाला JEE है उसकी बात कर रहा हूँ, और इस पे आते हैं तो 2 क्वेश्चन आते हैं 100% यहाँ से कम मिनिमम बता रहा हूँ। अब देखो तीसरा जो टॉपिक है अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र क्या होता है? जो हिंदी मीडियम से नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अपवाद तंत्र होता है तुम्हारी नदियाँ, तुम्हारी नहरें, तुम्हारी झीलें, मतलब जो पानी से रिलेटेड है ना, वो सब होता है अपवाद तंत्र में। राजस्थान में इतनी सारी नदियाँ ना, ऐसे नहीं कि तुम्हारी तरफ ब्रह्मपुत्र, इंडिया में स्टडी करनी पड़े, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इधर छोटी छोटी नदियाँ आती है, कुछ तो ऊपर बहती है, कुछ ज़मीन के नीचे बहती है। ये सुना नहीं होगा तुमने, ज़मीन के नीचे भी नदी बहती है, ठीक है। वो सब इधर तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो वो नदियाँ बहुत सारी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँगा अगर तुमको, क्योंकि उसमें क्या था ना, जैसे एक रिवर यहाँ से निकली, उसकी ये ब्रांचेज आ गई, फिर उस पर डैम आ गए, फिर डैम में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आ गया थोड़ा थोड़ा, ऐसे करके एक एक रिवर पे ना बड़ा आता जाएगा। पर अपन कुछ मोटी मोटी है जो अंडरग्राउंड है, और जो कुछ मोटी मोटी है जो ऊपर है, जो बड़ी है, जैसे चंबल, बनास, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अपवाद तंत्र। कुछ जैसे झीलें, राजस्थान में झीलें बहुत है, जैसे उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है। उसका नाम ही उदयपुर का इसलिए फेमस है कि झीलों की नगरी। तो झीलें बहुत सारी है, तो वो भी इसमें आ जाती है। फिर IGNP, मैंने बोला नहर आ रही है, तो IGNP वहाँ से पंजाब से आ रही है, इधर बाड़मेर तक आ रही है लास्ट में, है ना। तो वहाँ से आ रही है, जैसे पंजाब में ये पंजाब से यहाँ हिंदूमल कोट है श्री गंगानगर का, तुम मैं बताऊँगा, मैप वगैरह लेने हैं तुमको लास्ट में बताऊँगा। तो यहाँ से एंटर करती है, फिर ये ऐसे चलती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है, वो सब है। लेकिन तुमको एक बात हो क्या, इसमें अपवाद तंत्र में इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि तुमको जो नहर पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। जैसे IGNP तो इधर से होगी, अब इधर से चंबल से और बनास से भी कुछ नहरें निकलती है छोटी छोटी। तो एक बात हो क्या, जैसे तुम्हारे RPSC AE का सिलेबस था, मैंने देखा था, उसमें क्या लिखा होता ना, IGNP का अलग से लिखा हुआ था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में तुमको पढ़ना है। लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो अपन इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लिखी होती तो 100% करते, लेकिन यहाँ सिर्फ अपवाद तंत्र लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि जैसे IGNP की जो ब्रांचेज है उनके ऊपर किसकी कितनी कैपेसिटी है वो सब पढ़ना चाहिए तुमको। IGNP कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ एंड होती है, कितने डिस्ट्रिक्ट में से निकलती है, किस में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, और जो मेन ब्रांच है उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो तुमको आइडिया लग गया होगा अपवाद तंत्र में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जलवायु के अंदर ये 2 ही पेज की है, और मैं तुमको 101% गारंटी देता हूँ, 100 ने 101। एक क्वेश्चन तुमको नहीं दिख जाए ना तो तुम उठा के लेना, और ऐसा एग्जाम उठा लेना जिसमें जलवायु उसके सिलेबस में लिखा हो और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया 2 पेज में से। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा? 3 मेथड है, ठीक है, 3 मेथड है। तीनों की मतलब मेथड क्या है, 3 थ्योरी है, समझ लो तुम। तीनों ने इस पूरे राजस्थान को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांट दिया। जैसे एक का नाम लेता हूँ, जैसे थारवेट, ठीक है। थारवेट ने इसको अलग अलग बांटा। उसने बोला कि ये वाला जो है
डेजर्ट है, ये सेमी डेजर्ट है, ये तुम्हारा पठारी है, वो वाला मैदान है। और इस तरीके से उन्होंने नाम वो थ्योरी दी और उसके बाद में उन्होंने 4 तरीके के नाम दिए, जैसे AWG, PWG, SWG, ऐसे करके उन्होंने नाम दिए। उनके कुछ लॉजिक होते हैं नाम के, और कौन सा एरिया कौन से इसके अंदर आता है। तो वो तुमसे सीधा पूछेगा कि जैसलमेर जो है थारवेट के हिसाब से कौन से में आता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, AWG, AWC ऐसे करके। ठीक है, ये थोड़ा सा पिक्चर अभी तुमको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक आइडिया तुम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम जो बुक में पढ़ोगे ना तो तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो उल्टी सीधी पढ़ने लग जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी तो है एनालिसिस के बाद वीडियो ही नहीं देखेंगे, ज्ञान नहीं है यार, पुराना पढ़ रखा उन्होंने तो नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब ये बात कर ली अपन ने जलवायु की। जलवायु तो मैं तुमको ऐसा रटा दूंगा ना और बताऊंगा कैसे रटी जाएगी वो, उसके लिए कुछ मटेरियल तुमको लेना पड़ेगा इसका और एक्स्ट्रा, जो मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि सारी चीज़ें पहले मैं बता देता तुम भाग जाते, फिर तुम तो इधर आते ही नहीं ना, क्योंकि तुम भी तो इंजीनियर हो यार। अब देखो इधर, देखो ये है मृदा, मिट्टी, सोयल। ये क्या चीज़ है, इसमें क्या आता ना, जैसे काली मिट्टी, तुमने जिसने सॉइल पढ़ी कॉलेज में तो खैर से नहीं सब ने पढ़ेगी, उसमें लिखा होता है जो काली मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल, उसमें ब्लैक कॉटन सॉइल, उसमें माउंट मॉरिलानाइट होता है, उसके अंदर कपास सबसे ज़्यादा उगती है। तो भाई वो ये वही मिट्टियाँ हैं, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, बालू मिट्टी, वही सब। ठीक है, और वो तुमको बताएंगे कौन से एरिया में कौन सी मिट्टी है, किस मिट्टी की क्या खासियत है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड है, कैल्शियम किस में ज़्यादा है, फॉस्फोरस किस में ज़्यादा है, पोटेशियम किस में ज़्यादा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको बताई जाएगी, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है नहीं उगती, वो फसलों में बताएंगे तुमको। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तुम समझ गए होंगे कि मृदा का मतलब इधर क्या लिखा है। अब देखो ये वनस्पति के बारे में है। अब वनस्पति क्या होती है यार, सिंपल है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे हैं, मतलब जैसे तुमने पढ़ा होगा सदाबहार वन, ठीक है, पतझड़ वन, है ना, कंटीले वन, ये सब तुमने पढ़ा होगा वनस्पति के अंदर। फिर तुमने अलग अलग तरीके की घास भी पढ़ी होगी, तो वो सब चीज़ें आ जाती है वनस्पति के अंदर। ठीक है, वन की बात नहीं कर रहा मैं अकेले, वन तो अलग चीज़ होती है, वनस्पति के अंदर सारी चीज़ें आती है, वन का अलग से दिया इसने। तो वो वनस्पति तुमको यहाँ पे पढ़ाएंगे। जैसे ये वाला एरिया है डेजर्ट एरिया, इसमें सिर्फ कांटे वाली चीज़ें होती है, क्योंकि इसके अंदर पानी कम है सॉइल के अंदर। तो क्या होगा ना, तुम्हारी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होगी तो इवेपोरेशन होएगा, पेड़ तुम्हारा सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पेड़, तो इसमें पत्तियाँ होती नहीं, कांटे कांटे होते हैं। तो वो मतलब तुमको पूरे लॉजिक के साथ सारी चीज़ें बताएंगे क्या होती है। अभी बता देता हूँ कि वनस्पति का मतलब इनके हिसाब से क्या है। अब देखो वन एवं वन्य जीव अभयारण्य, मैंने बताया था वनस्पति का मतलब तुम वन अकेला मत समझ लेना, क्योंकि वन तुमको अलग से डिटेल में पढ़ना है। अब वन का क्या पढ़ोगे यार तुम, मैं बोल दिया सदाबहार वन वगैरह सारे होते हैं, इसमें इंक्लूड हो गए। ये क्या है, इसका मतलब तुमने एक चीज़ सुना होगा, फॉरेस्ट। ठीक है, एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, एक होता है वो अभ्यारण्य वाला फॉरेस्ट। मतलब इनमें क्या होता है ना, किसी में तो तुम्हें परमिशन होती है कि तुम वन काट सकते हो, किसी में ऐसा होता है कि तुम परमिशन के साथ में वन काट सकते हो, किसी में होता है बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होता है, तुम अंदर ही नहीं घुस सकते। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ना, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ठीक है, वहाँ पे तुमको काटने ही नहीं देंगे। इस तरीके की जो चीज़ें वो जो वन है ना, वो तुमको इसमें होगा। फिर दूसरी चीज़ इस वन में क्या होती है कि कौन सी कैटेगरी का वन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो तुम्हें कब समझ में आएगा, जब तुम यहाँ पे जलवायु पढ़ लोगे, जलवायु के हिसाब से वन होते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया। अब जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। जब वन आ गए तो वन्य जीव तो आएंगे और फिर वो जहाँ रहेंगे वो हो गए अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत सारे, जैसे मैं तुमको एक दो बताता हूँ, केला देवी अभ्यारण्य है, रणथंभौर अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में, वो सारी चीज़ें लगभग 12 से 15 अभ्यारण्य है छोटे मोटे मिला के, वो सारी चीज़ें आएंगी। उनके अंदर तुमको और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कि कौन सा अभ्यारण्य में कौन कौन से पाई जाती है, जैसे शेर सबसे ज़्यादा कहाँ, टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ रणथंभौर में है ना, वो सब चीज़ें तुमको डिटेल में थोड़ी थोड़ी अंदर पढ़नी पड़ेगी। चलो ये हो गया। 8वां टॉपिक क्या है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे। ये तुमको क्या लग रहा होगा ना, राजस्थान जी के में करंट नहीं है, ये क्या है, मुद्दे तो चेंज ही होते रहते हैं। 20 साल पहले का मुद्दा थोड़ी पूछेगा, एकदम करंट का पूछेगा तुमको, जो राजस्थान में चल रहा होगा अभी, जिसके बारे में कोई ना कोई योजना आई होगी। तो ये मुद्दों से रिलेटेड जितनी योजना आई होगी ना, पर्यावरण से रिलेटेड, वो सब क्लियर करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब तुम क्या, या तो पूरा करंट अफेयर्स पढ़ो यार, और उसमें से ढूंढो कौन सा मुद्दा था उसको याद करो, या फिर तुमको एकदम पक्का पकाया माल मिल जाए यहाँ पे और पूरा करंट अफेयर्स तुमको पढ़ना ही नहीं है। अब वो तुमको क्या करना, वो तुम समझदार हो। यहाँ देखो, उसके बाद देखो तुम मरुस्थलीकरण, राजस्थान जानना ही इसके लिए जाता है, इधर खूब सारा डेजर्ट है। अब तुम यार इसमें पढ़ना क्या है,
पढ़ना तुमको ये है कि जैसे इधर डेजर्ट है, इधर सेमी डेजर्ट है, इनका डिवाइडेशन कैसे है। जैसे 50 सेंटीमीटर की जो रेखा है, 25 सेंटीमीटर की रेखा है, वो मतलब बारिश के हिसाब से कि इधर 50 से कम बारिश होती है, इधर 25 से कम होती है, इस तरीके से होता है, मतलब वो डिटेल में बताएंगे तुमको। तो उसके हिसाब से तुमसे पूछेगा कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेजर्ट में आता है, कौन सा सेमी डेजर्ट में आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। उसके बाद तुमको पूछेगा कि मरुस्थल में कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं। इसके साथ में इसमें थोड़ा सा करंट भी ऐड हो जाता है। वो कैसे ऐड हो जाता है कि इस मरुस्थल को कम करने की टेक्निक लगा रहे हैं लोग बाग अभी। तो इसको कम करने के लिए अभी कौन सी योजना आई है, वो भी तो मरुस्थलीकरण में हो गया ना। ठीक है, जैसे तुम देख रहे हो कि सोलर लगा रहे हैं, ठीक है, जो टीले हैं राजस्थान में बहुत सारे, इनको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर कुछ मटेरियल डाल रहे हैं। जैसे मैं छोटा सा बताता हूँ, वो घास फूस गोबर और इस तरह के जो वेस्ट होता है ना, उसको यहाँ पे डाल के स्टेबलाइज कर रहे हो, क्योंकि ये टीले जो होता है ना हवा के साथ में शिफ्ट हो जाता है। तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो खेती कर सकते। आज जो टीला तुमको यहाँ ना कल सुबह यहाँ मिलेगा, ऐसा होता है जैसलमेर में, सच्ची में होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे टीले शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़, इसको स्टेबलाइज नहीं करोगे तो कुछ ही नहीं कर सकते तुम, ना खेती कर सकते, ना सोलर लगा सकते। पता चला इधर तुमने सोलर लगाई, रात को मिट्टी आई, तुम्हारी सोलर तो नीचे दब गई। तो ये सब चीज़ें चल रही है राजस्थान के अंदर, और इसके लिए इन्होंने बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनके 2, ठीक है, एक जैसलमेर में है, एक बाड़मेर है, तो वो इन पे काम करती है सारी। तो उनके ना रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, और वो न्यूज़ में भी नहीं आते। उनको उनकी साइट से जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ से इस चीज़ को तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको बुक नई, अगर एकदम नई बुक लाओगे ना तुम, तब तो तुमको मिल जाएगी। पुरानी बुक में हो सकता है तुमको ये इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाए, यहाँ पे ये मुद्दे तुमको मिले नहीं। अब देखो, कृषि, जलवायु, प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, ये जलवायु के हिसाब से कृषि होगी, जिधर जैसी जलवायु है, तो ये दोनों चीज़ें जोड़ दी, डैश भी लगा रखे। ये कैसी कृषि कौन से एरिया में होती है, ठीक है, ये प्लस वो फसलें यार, इसमें फसलों का मतलब ये नहीं है कि कौन सी फसल किधर किधर होती है, वो बहुत डेप्थ में पूछते हैं यहाँ से। वो तुमसे ऐसे पूछेगा बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जैसे बाड़मेर में होता है, मैं बताता हूँ ना, और कपास कहाँ होता है, कौन सा होता है। अब यहीं काम नहीं चलता है, उनकी प्रमुख जो आती ना क्लास, जैसे तुम कंपनी बोलो चाहे क्लास बोलो, कि जैसे गेहूँ की आती है अलग अलग, ठीक है, 1482 आती है गेहूँ की एक, तो और इस तरीके से बहुत सारी आती है। तो वो सब पूछता है तुमसे, तो वो तुमको नाम दे देगा कि 1482, ठीक है, ये किसकी कैटेगरी है, ये गेहूँ की है, चावल की है, ये सब पूछता है। तो इसमें और ज़्यादा तुमको घुसाएगा एकदम पूरा। इसलिए ये प्रमुख फसलों से फसलें, ये नहीं है कि बाजरा किधर होता है, तुमको सब याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैरायटी की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, गेहूँ की कितनी वैरायटी यहाँ पे है, वो यहाँ पे उनके रोग कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब पढ़ना तुमको। यहाँ पे आ जाओ तुम पशुधन में तुमको पहले तो ये पता करना होगा कि सबसे ज़्यादा पशु कौन से किधर होते हैं। जैसे गधे किधर होते हैं, है ना, बकरी किधर होती है, ये जैसे घोड़े किधर होते हैं, जैसलमेर में होते हैं घोड़े, ऊँट किधर होते हैं, ये सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी के। उसके साथ में तुमको उनकी नस्लें भी याद करनी पड़ेगी। जैसे बकरी की जखराना है, सबसे ज़्यादा मांस कौन सी देती है, सबसे ज़्यादा ऊन कौन सी देती है, भेड़ की, ये सब तुमको सबसे इतना तक पूछ लेते यार कि जो है सबसे लंबे कान वाली नस्ल की बकरी कौन सी है। हाँ सच में यही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तुम ऐसे मत देखो कि यार ये ज़्यादा कुछ नहीं हो गया, क्या होता है भाई, ये मैं तुमको तो सिलेबस का एनालिसिस कर रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ टॉपिक। तो यहाँ पे तुमको ये पशुधन में ना बड़ा खतरनाक पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसमें बहुत सारा। अब देखो परियोजनाएं, यार मुझे क्या लगता ना कि अगर इसने यहाँ पे IGNP नहीं लिखा अपवाह तंत्र में, तो परियोजनाएं तो यार ज़्यादातर जो होती है ना, एक तो मरुस्थल से रिलेटेड आती है राजस्थान में, दूसरी आती है जो इस पे इरिगेशन से रिलेटेड आती है। इरिगेशन से जैसे IGNP पे कोई परियोजना आएगी, इनसे जो बनास चंबल, इनसे लूनी, इनसे निकल रही है, उनसे अलग अलग कोई परियोजना आएगी, ये सब आती है परियोजनाएं। तो अगर इसने परियोजनाएं लिख दी तो तुमको, मेरे को लगता है IGNP को थोड़ा ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब जितना ज़रूरी है तुम्हारे जितने क्वेश्चंस 2016 में है, उसके हिसाब से अपन इस चीज़ को ना कवर कर लेंगे। और परियोजनाएं देखो फिर करंट एड हो गया, तुम खुद ही समझते हो इतना, तो यार परियोजनाएं तो चेंज होती है। कल कौन सी परियोजना आई थी तुमको पता ही नहीं है, क्योंकि तुम तो न्यूज़ में ये सब चीज़ें आती नहीं है इतनी ज़्यादा डेप्थ में, ये तुमको डिपार्टमेंट में जाके उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके डेटा कलेक्ट कर रखे हैं मैंने, और बाकी जैसे जैसे अभी नए आएंगे तो वो सारे ऐड करते लास्ट में बढ़ा देंगे इसको। सिंचाई, अब सिंचाई के अंदर सिंचाई कैसे होती है, जैसे कुओं से होती है,
नहरों से होती है। और राजस्थान में एक और चीज़ है बावड़ी, तुमने नहीं सुना होगा, आजकल तो बहुत कम होगी, इसे सिंचाई नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर सूखी पड़ी है, लेकिन ये भी है। ठीक है, बावड़ी क्या होती है बताएंगे तुमको जब आर्ट एंड कल्चर आएगा जब। तो सिंचाई के बारे में पूछ लिया। फिर यार यहाँ पे IGNP तो लिखा ही नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन सिंचाई में तो IGNP, इधर तो पूरा एरिया जो है IGNP से कवर हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसमें IGNP फिर आ गया, तो इसलिए अपन, मैं बोला था लिखा तो IGNP कहीं भी नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए तुमको। जल संरक्षण राजस्थान में, ये कोई बिहार तो है नहीं, ना ही कोई आसाम में जो बाढ़ आ जाती है यहाँ पे तो बारिश ही नहीं होती। तो बारिश होती ही नहीं, ज़मीन के नीचे पानी नहीं है क्योंकि लंबे लंबे वो ऊंचे ऊंचे टीले हैं। तो फिर जो जल तो संरक्षण करना पड़ेगा ना, पानी लाओगे कहाँ से। तो जल संरक्षण के भाई साहब बहुत तगड़ी तगड़ी टेक्निक होती है राजस्थान में, तुमको जब पढ़ाएंगे ना, जब तुमको बताएंगे। जैसे एक छोटी सी बता देता हूँ, ये एक शेखावटी प्रदेश बोलते हैं जिसको झुंझुनू, सीकर और चूरू, मैं इधर से ही हूँ। इस चूरू के अंदर एक नाम होता है जिसको मतलब रण या टोड, उसमें पानी रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, ये गड्ढा होता है, इधर घास लगाते हैं, उसके अंदर फिर पानी भरते हैं, पूरी साल इसी में से पीते हैं, इसमें से नहाते हैं, सारा काम करते हैं। ठीक है, चूरू तो बड़ा फेमस है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी इधर ही पड़ती है, सर्दी भी इधर ही पड़ती है। ठीक है, तो ये सब उसमें आ जाएगा, जल संरक्षण की अलग अलग टेक्निक्स। अब ये भी चेंज होती है टाइम से, वाटर हार्वेस्टिंग के नए नए सिस्टम आते रहते हैं, उसके लिए नई नई परियोजनाएँ भी आती है, तो वो इसमें थोड़ा सा करंट और आ जाएगा। ये आ गया परिवहन, सड़कों की लंबाई, ट्रेन, कुछ फेमस ट्रेनें हैं, तुमको पता ही है राजस्थान में बड़ी फेमस ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है, राजा महाराजाओं वाली फील दिलाएगी तुमको, पूरा घुमाएगी तुमको। अलग अलग पर्यटन सर्किट होते हैं कि जो सवाई माधोपुर से चलेगी, वो ऐसे जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे घूमते घूमते जयपुर सब जगह घूमेगी, तो वो पर्यटन सर्किट तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ में तुमको जो फेमस ट्रेनें हैं उनका नाम वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, कौन सी सड़क है, कितने NH है। इसमें ये लोग यहाँ तक पूछ लेते ना कि ये NH है, इससे कितने स्टेट हाईवे निकलते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ये एंटर कहाँ पे होती है, एग्जिट कहाँ पे होती है, इतनी डेप्थ तक क्वेश्चन जाता है इसके अंदर। ये आगे खनिज, ये खनिज है ना 4 पेज में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको तुमको याद करने के लिए 4 महीने लगेंगे। आएगा क्या इसके अंदर, जैसे सोना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में सोना होता है, पता तुमको, बांसवाड़ा में गोल्ड माइन्स है, यहाँ पे बांसवाड़ा में गोल्ड माइन्स है, बांसवाड़ा इसके अंदर, और वो किसी दूसरी कंट्री के साथ में चल रही है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि जैसे फॉस्फोरस कहाँ हो रहा है, सोना कहाँ हो रहा है। इसी तरीके से तुम्हारे जैसे इधर बाड़मेर, इधर जैसलमेर, इन सब के अंदर अलग ही तरीके के खनिज होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। प्लस ये भी तुमको याद रखना पड़ेगा कौन सा खनिज कौन सी कंपनी निकाल रही है। जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया की कंपनी टाई अप कर रखी है यहाँ पे इसके साथ में, जिंक वाले के साथ में, और इस तरीके से जैसे इधर झुंझुनू में तुम्हारे आयरन निकल रहा है, उसकी US की कोई कंपनी है, उसने उसके साथ में टाई अप करवा, तो टेक्नोलॉजी US के वर्कर यहाँ के, इस तरीके से वो सारे तुम्हें डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, उनके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये तो बात होगी तुम्हारी ज्योग्राफी के सिलेबस। अब देखो इतना लंबा हो गया, अभी सारी राजस्थान GK बता दूंगा ना तो ये याद रहेगी नहीं, वो तो कैसे रहेगी तुम सोचो। अब देखो भाई ऐसा है, अगर तुमको वीडियो देखना ना तो तुम सही से देखो, फॉलो करो पूरा, नहीं तो तुम बिल्कुल मत करो। क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तुम भी इंजीनियर हो, अपन है ना ये रटने तो बैठेंगे नहीं, अपन लगाएंगे लॉजिक ट्रिक। ठीक है, अपन ऐसे नहीं कि आर्ट्स वाले के रटने बैठ गए या फिर तुम रटे जाओ। आर्ट्स वाले वीडियो देखेंगे उनको भी समझ में आएगा यार इंजीनियरिंग वाले कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को एकदम शॉर्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट तो तब होएगी ना जब तुम मैं जो मटेरियल बता रहा हूँ लाओगे। सबसे पहले तुमको एक ऐसा मैप लाना है, अगर कोई अदर स्टेट का है तो वो भाई अमेज़ोन से ख़रीद लेना, कहीं से भी ख़रीद लेना, तुमको पार्सल करवा दूंगा यार, अगर मेरे पास टाइम होगा तो हेल्प होगी तो तुम मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, और तो क्या कर सकते हैं, पैसे भेजना, मैं नहीं दूंगा पैसे। ठीक है, ये हो गया। तुमको ऐसा मैप लाना है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 80 रुपये का मैप है, मैंने जहाँ से लिया था मैंने बहुत पहले लिया था, तुम देख लेना यार आज की क्या रेट है, मैं पहले तैयारी करता था जब का मैप है। उसके बाद में एक ये लानी है भाई, ये 8वीं 10वीं क्लास में तुमको क्या करता था, मैप दे दिए जाते थे इंडिया के वर्ल्ड के, तुमको बोलते थे भरो, ये वही चीज़ है, ये राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप की ऐसी पूरी लाना है तुमको बुक, ये इसमें 100 पेज है
और ये लगभग 40 से 50 रुपये की आती है। ये लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुमको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं होंगे ऐसे। तुम सुबह उठते आँख खोल देना, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बनना स्टार्ट करना। ऐसे ऐसे तुम्हारे पहले 2 भरेंगे, 4 भरेंगे, ऐसे करते करते तुम्हारे 33 डिस्ट्रिक्ट तुमको बनने हैं। एकदम रट लेना तुमको 5-7 दिन में। वैसे तो मैं तुमको इस पूरे राजस्थान को घुमाऊँगा एक बार, जो दूसरा या तीसरा वीडियो होगा ना उसमें कौन सा क्या है कैसे कैसे कैसे, तो आधी चीज़ें तो तुमको यहाँ से याद करा दूंगा मैं ट्रिक लगा लगे। फिर भी कुछ सारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जो तुमको ऐसे पता नहीं चलेगा कितने के साथ बाउंड्री लग रही है। जैसे पाली की सबसे ज़्यादा बाउंड्री, पाली के साथ में सबसे ज़्यादा इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लगती है, 7 के साथ लगती है पाली की। तो इतनी डेप्थ में क्वेश्चन आता है तो यार तुमको कम से कम डिस्ट्रिक्ट तो पता होना चाहिए कि उनकी लोकेशन कहाँ है। तो अगर तुम्हारे पास डिस्ट्रिक्ट तुमको पता मान लो पाली है, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पाली है, ये वाला कलर है ना, तो अगर तुमको ये पता है कि यार पाली के अगल बगल में भीलवाड़ा, राजसमंद ये तो है। अब मान लो ऑप्शन में तुमको दिया कि निम्न में से कौन सा पाली के साथ टच नहीं होता, और तुमको दे दिया जैसलमेर या श्रीगंगानगर। अब तुमको अगर मान लो इतना ईजी क्वेश्चन, जेई में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, तो अगर तुमको थोड़ा बहुत पता होगा तो तुम 2-3 ऑप्शन है ना वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। इसलिए ना तुमको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के बच्चे तो बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे, है ना। बाहर के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी मैं थोड़ी हेल्प करूँगा उनकी, कि उनको कैसे याद किया जाए। तो ये तुमको लानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अब तुम बोलोगे यार मैं तो 10 में भर लूँगा, तो 100 क्यों मंगा रहा है? 100 में इसलिए मंगा रहा हूँ कि जैसे जलवायु आएगी तो मैं तुमको यहाँ लाइनें ड्रॉ करवाऊँगा, और जो मेरे नोट्स दूंगा ना उनमें भी वो सारे मैप चिपके होंगे। तो तुमको क्या है ना, बार बार उसमें अपन ज़्यादातर गेम मैप में ही करेंगे। यार थ्योरी अपनी पढ़ने की औकात ही नहीं है, इतनी मोटी मोटी किताबें कहाँ से पढ़ेंगे, अपन मैप में सारी चीज़ लिखा करेंगे। तुमने एक चीज़ देखी, अगर मैं तुमको बोलूँ तुम्हारे मोहल्ले में उस वाली गली में उस मकान में ऐसा ऐसा हुआ, फिर मैं तुमसे 10 साल बाद में पूछूं यार वो ऐसा ऐसा हुआ तुम्हारे कौन से मकान में हुआ, तुमको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग के काम करने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, ये साइंटिफिक है। एक राइटर है मॉर्फी रिचर्ड्स करके ऐसे कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, जोसेफ मॉर्फी का राइटर है, अमेजोन पे उसकी बुक देखना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये तुम अभी मत पढ़ना, बाद में पढ़ना, थोड़ी मोटी है। जो नोवेल वोवेल पढ़ते हैं उनको पता है क्या चीज़ है, बहुत फेमस है। उसने बताया कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये मैप नहीं खरीदेंगे। देखना तुम जो ये मैप वाली बुक है ना, ये नहीं खरीदेंगे, वो उस बुक से पढ़ते रहेंगे। देखो भाई उसने क्या बताया, उसने बताया कि अपना दिमाग होता ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर तुम किसी चीज़ को पिक्चर के साथ देखोगे तो वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। अगर तुम उसको इमेजिन करोगे तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच जो बैरियर होता ना, तो अगर तुमको सबकॉन्शियस माइंड वाली चीज़ को कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करना ना, तो तुमको रिवीजन करने पड़ेंगे, रिपीटेशन, बार बार, तब जाके वो इसमें सेट होएगी। अब तुमको ये चीज़ अभी एग्जांपल दिया, वो क्यों याद रहेगा? क्योंकि तुम्हारे पूरे मोहल्ले की पिक्चर तुम्हारे दिमाग में है ना। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ कि बिहार में उस जगह या फिर किसी भी कहीं भी चल जाओ तुम, है ना, उस लोकेशन का नाम ले दो, वहाँ ऐसा हुआ, और फिर मैं तुमको 10 दिन बाद पूछूँगी यार वो कांड हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या तुमको याद रहेगी लोकेशन? नहीं रहेगी। इसीलिए तुमको इनकी पिक्चर है ना दिमाग में सेट करनी है बिल्कुल, फिर देखना तुमको कितना ईजीली याद होएगा। बस यही लॉजिक है भाई, जो तुम्हारा काम है ना 20% आसान कर देगी। डिटेल में यार बताना मजबूरी हो गई थी क्योंकि तुम खरीदोगे नहीं, तुम खरीद लेना इसको, तुम्हारे भले के, मेरे को तो दे नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले करते सुनते तो सब करते नहीं है वो, इसलिए। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आज मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान जीके के, एक ये और इसके साथ में एक और वीडियो आएगा अभी थोड़ी देर बाद में। दोनों ही वीडियो में अभी उस अगले वीडियो में सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा सिलेबस यार जल्दी कराने पड़ेंगे। कल मैंने बोला 1 वीडियो डालूंगा, पर मुझे लगता नहीं काम चलेगा, करते रात को थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी करना यार, जय का ध्यान रखना, 5 साल में एक बार आती है।